Assalamualaikum dear students. I am teacher from Hira Public Secondary School. Bismillahirrahmanirrahim. क्लास 8 स्टूडेंट्स, आपने अब तक साइंस पढ़ी, साइंस के बारे में जानते हैं। आज हम एक नए सब्जेक्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे। नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आप, केमिस्ट्री। हमारा आज का टॉपिक भी केमिस्ट्री और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में है। साइंस, अब तक आपने साइंस पढ़ी है। साइंस लैटिन वर्ड्स है, लैटिन वर्ड्स साइंटिया से निकला है। ये साइंटिया से निकला है, जिसके मायने नॉलेज, अंडरस्टैंड यानी जानना या समझना। इसी साइंस की एक ब्रांच केमिस्ट्री, जो कि बाकायदा एक सब्जेक्ट की शक्ल में आपके पास मौजूद है। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री दरअसल बेस करती है मैटर को। अब बात जब मैटर की आई है तो उससे पहले अब आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। अब तक की जो साइंस हमने पढ़ी है उसमें हम जानते हैं कि मैटर मादा क्या है। मैटर, ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड हैव वेट एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। हर वो चीज़, दुनिया की हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे, वो मादा मैटर कहलाती है। इसी मैटर की प्रॉपर्टीज़, मैटर की कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर में होने वाले रिएक्शंस और उन रिएक्शंस के नतीजे में केमिकल चेंज। ड्यूरिंग केमिकल चेंज जो थ्योरीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, उनके बारे में स्टडी करना, उनको पढ़ना, जानना, ये कहलाता है केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की, और इन विच स्टडी मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस, इन तमाम को स्टडी किया जाएगा तो ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है? केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? उसकी हमारे लिए क्या अहमियत है? चंद पॉइंट्स इसके लिए जहन में रख लीजिए कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले अगर केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के लिए हम सोचें, मेडिसिन, ड्रग्स, बहुत सारी बीमारियों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। वो केमिस्ट्री की टेक्निक्स की बदौलत ही वजूद में आई। पेस्टिसाइड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल और डिज़ीज़ की जो वबाई सूरत होती है, उसके लिए जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, केमिस्ट्री का इस्तेमाल है। केमिस्ट्री की टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइज़र, फूड के लिए, हमारी मुख्तलिफ़ क्रॉप्स के लिए जो है, उनमें बेहतर ग्रोथ की, उनके लिए जो क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र्स में इन फर्टिलाइज़र्स को जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो केमिस्ट्री की टेक्निक्स के बदौलत ही है। हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है, इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट की नेचर को जो अंडरस्टैंड किया जाता है, वो भी केमिस्ट्री ही की वजह से मुमकिन है। मुख्तलिफ़ केमिकल्स का हमारी सेहत के साथ, हमारी बॉडी के साथ जो लिंक है, वो उसी इन्वायरमेंट की वजाहत करता है।
केमिकल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को बनाया जाता है केमिस्ट्री में। अब वो केमिकल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल्स। क्लोरीन की बदौलत बहुत सारे फ़ायदे तमाम लिविंग थिंग्स को हासिल हो रहे होते हैं, इंसान जिसमें शामिल है। तो ये तमाम पॉइंट्स केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करते हैं। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का टॉपिक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस पर बात करेंगे। केमिस्ट्री को कंप्लीट स्टडी करने के लिए, केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। केमिस्ट्री की 9 ब्रांचेस हैं, एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ब्रांच फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल तबई केमिस्ट्री, तबई कीमिया, जो कि आपको बेस करती है दरअसल स्ट्रक्चर, फ़िज़िक्स से निकला है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो स्टडी डील्स करती है डिफरेंट लॉज, थ्योरीज़ पर, प्रिंसिपल्स पर, जो कि एटम और मॉलिक्यूल्स के कम्बिनेशन को डिस्क्राइब करती है, उनके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन। दोनों जो हैं जब केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास एक नई प्रोडक्ट हासिल हो जाती है, वाटर। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसमें लॉज इस्तेमाल हो रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं, जो केमिकल रिएक्शन में कंबाइन हो रहे हैं, जो उनका रिलेशन बन रहा है, जो उनका स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसको जो स्टडी किया जाएगा वो कहलाएगा फ़िज़िकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दरअसल बेस करती है कार्बन कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में भी मेन एलिमेंट कार्बन, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो स्टडी करते हैं वो दरअसल कार्बन ही है, और कार्बन के ड्राइव कंपाउंड्स, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो ये तमाम जो हैं इन सबको स्टडी किया जाए। अगर अब देखा जाए तो 109 एलिमेंट्स अब तक दरियाफ़्त हो चुके हैं। उन 109 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट कार्बन, उसको स्टडी किया जाता है कम्प्लीटली तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दरअसल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि लिविंग थिंग्स से जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं। यानी अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील्स करती है कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स यानी कि कार्बन कंपाउंड्स पर। नेक्स्ट ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस तरह से हम 109 एलिमेंट्स में से सिर्फ कार्बन एलिमेंट को जो है डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब हम कार्बन एलिमेंट को छोड़कर बाकी के तमाम एलिमेंट्स को जो स्टडी करेंगे वो कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री जो कि दरअसल नॉन लिविंग थिंग्स से जो है हासिल किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। उन एलिमेंट्स के बारे में, उनके कंपाउंड्स के बारे में जो स्टडी की जाती है वो कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल
नाम से ज़ाहिर है, तज्ज़ियाती कीमिया, एनालिसिस करना। अब एनालिसिस, किस चीज़ की एनालिसिस? मुख्तलिफ़ डिफरेंट कंपाउंड्स की, उनकी कंपोजिशन, उनका स्ट्रक्चर, कि वो कंपाउंड्स किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उन सब को और वो किन लॉज थ्योरीज़ के ज़रिए जो है वजूद में आए, उन सब का जो एनालिसिस किया जाता है वो केमिस्ट्री कहलाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसमें हम जिन कंपाउंड्स को बना रहे हैं उनकी क्वांटिटी, उनकी काइंड, उनकी क्वालिटी, इन तमाम चीज़ को जो डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, वो कहलाएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, it is the branch of chemistry that deals with the compounds of living organisms, plants and animals, and their metabolism in the living body। यानी बायोकेमिस्ट्री, हयातियाती कीमिया केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि जानदार चीज़ों में पाए जाने वाले केमिकल्स के स्टडी से की स्टडी की जाती है, जिसमें अब जानदार अशिया यानी प्लांट्स और एनिमल्स, उनके अंदर जो केमिकल्स पाए जा रहे होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उनको जो स्टडी किया जाता है वो कहलाता है। एक आम एग्ज़ाम्पल उसके अंदर हम मेटाबॉलिज़्म की लेते हैं। जानदार अशिया में जो मेटाबॉलिज़्म हो रहा होता है उसको जो स्टडी किया जाएगा वो कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी कि सनती कीमिया। सनती कीमिया जो हम इंटरनेशनल लेवल पर या कंट्री लेवल पर जो हम मुख्तलिफ़ अशिया की प्रोडक्ट्स करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको जो स्टडी किया जाता है तो वो कहलाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक ग्लास, सीमेंट, पेपर, सोडा ऐश, फर्टिलाइज़र्स, मेडिसिन्स वगैरह। यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सनती कीमिया केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें हम केमिकल प्रोसेस के ज़रिए मुख्तलिफ़ अशिया की तैयारी और उनके इस्तेमालात के हवाले से जो है वो स्टडी करते हैं। अब मुख्तलिफ़ केमिकल्स जो तैयार हो रहे हैं सनतों में, इंडस्ट्री में, जैसे कि ग्लास है, सीमेंट है, कागज़ है, सोडा ऐश है, मुख्तलिफ़ किस्म की खादें हैं और अद्वियात हैं, उनकी जो तैयारी के बारे में स्टडी किया जाता है वो कहलाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नंबर 7 न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री के न्यूक्लियर के नाम से ज़ाहिर है कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाली। अब न्यूक्लियस में जो एटम्स के सेंटर में जो न्यूक्लियस या मरकज़ा पाया जाता है, उस न्यूक्लियस के बारे में, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स पाए जा रहे होते हैं यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसको हवाले से जो हम स्टडी करते हैं वो कहलाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry that deals with the study of changes occurring in the nuclei of atom. Nuclei of atom means proton and neutron. और जब ये ब्रेक होता है, न्यूक्लियस ब्रेक होता है, तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको जो स्टडी किया जाएगा वो कहलाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नंबर 8 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री माहौली कीमिया, यकीनन जानदार, चाहे वो इंसान हैं या जानदार दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो अपने इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक़ है, इर्द गिर्द हमारे जो इर्द गिर्द अशिया पाई जा रही हैं वो हमारा इन्वायरमेंट, माहौल कहलाते हैं। उस इन्वायरमेंट का जानदार के साथ जो इंटरेक्शन है उनका, उसको जो स्टडी किया जाता है वो कहलाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry that deals with the study of the interaction of chemical materials and their effect on the environment of animals and plants। माहौली कीमिया केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें कीमियाई अशिया के बाहम अमल से जानवर और पौधों के माहौल पर असरात के हवाले से जो स्टडी की जाती है वो माहौली कीमिया कहलाती है। नंबर 9 पॉलीमरिक केमिस्ट्री। पॉलीमरिक केमिस्ट्री दरअसल पॉलीमराइजेशन पर बेस करती है। पॉलीमराइजेशन प्लास्टिक हासिल करने का एक प्रोसेस है, उसको जो है या फाइबर्स
के हवाले से कि जो मसनूई फ़ाइबर्स रेशे बनाए जाते हैं, तो वो जो है प्लास्टिक और मसनूई फ़ाइबर्स को जो बनाने का अमल है वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है, और उसी पॉलीमराइजेशन को जो स्टडी किया जाता है वो पॉलीमरिक केमिस्ट्री कहलाता है। It is the branch of chemistry that deals especially with the study of polymerization and the products obtained through the process of polymerization, such as plastic, synthetic fibers, papers, etc. यानी पॉलीमरिक केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम पॉलीमराइजेशन के ज़रिए उनसे हासिल होने वाली प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, मसनूई फ़ाइबर्स और कागज़ वगैरह को हासिल किया जाता है, उसकी स्टडी की जाए तो वो कहलाती है पॉलीमरिक केमिस्ट्री। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। मुस्लिम साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के हवाले से बहुत रिच इनका कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम साइंटिस्ट का, और केमिस्ट्री की वेरियस ब्रांचेस में, तकरीबन तमाम ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा काम किया गया है, लेकिन ख़ास तौर पर स्पेशली जो है केमिस्ट्री में इनके एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से और साइंटिफिक मेथड के हवाले से मुस्लिम साइंटिस्ट का बहुत ज़बरदस्त काम है। सबसे पहले हम मुस्लिम साइंटिस्ट में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे जाबिर बिन हय्याम। जाबिर बिन हय्याम को केमिस्ट्री फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। जदीद केमिस्ट्री के हवाले से, मॉडर्न केमिस्ट्री के हवाले से जो है, या एक्सपेरिमेंट के हवाले से जाबिर बिन हय्यान का जो नाम है वो मेन करैक्टर है इनका। फादर ऑफ अलकेमी इनको कहा जाता है। सबसे मेन काम जाबिर बिन हय्यान का एसिड्स के हवाले से है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और किसी हद तक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और किसी हद तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन 3 एसिड्स के हवाले से जाबिर बिन हय्यान का काम बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ़ मेटल्स की एक्सट्रैक्शंस के हवाले से मेथड्स पर काम किया, और क्लॉथ्स को, कपड़ों को जो है डाई करने के मुख्तलिफ़ मेथड्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे पास अल-राज़ी। अल-राज़ी फ़िलासफ़र, एज अ फ़िलासफ़र, फ़िज़िशियन और अल्केमिस्ट के तौर पर बहुत इनके नुमायाँ कंट्रीब्यूशंस हैं। एज अ सर्जन फ़र्स्ट टाइम उन्होंने एंथीसिया के लिए अफ्यूम का इस्तेमाल किया। उन्होंने मुख्तलिफ़ सब्सटेंस को क्लासिफाइड किया लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। इसके अलावा इन्होंने अल्कोहल को जो है फर्मेंटेशन मेथड्स के ज़रिए जो है वो प्रिपेयर किया। अल-बेरूनी ठीक ठाक फेमस साइंटिस्ट थे, और इनका जो ज़्यादा काम है साइंस के हवाले से बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में, फ़िज़िक्स में भी है, मैथमेटिक्स में भी है, ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी, और साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी। अल-बेरूनी पहले साइंसदान थे जिन्होंने सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ को मालूम किया। अल-बेरूनी ने ही फर्स्ट टाइम लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के मेथड्स दरियाफ़्त किए। इसके अलावा उस वक्त जितने चीज़ें दरियाफ़्त हुई थी सब्सटेंस को, उन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स के हवाले से उस पर काम किया, और मुख्तलिफ़ मेटल्स की स्पेसिफ़िक ग्रेविटी को भी मालूम किया। इब्ने सीना का केमिस्ट्री की फील्ड में डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस हैं। मोस्ट इनका जो फेमस कंट्रीब्यूशन है वो है मेडिसिन में। मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स इन्होंने उस वक्त प्रोड्यूस की, उनके ऊपर उनके फंक्शंस पे काम किया। मेडिसिनल केमिस्ट्री में इन्होंने काम किया, मैथमेटिक्स में, और किसी हद तक एस्ट्रोनॉमी में काम किया। मुख्तलिफ़ मिनरल्स की प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने स्टडी किया।
स्टूडेंट्स, ये हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन थे केमिस्ट्री की फील्ड में। स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियन साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। जिस तरह से मुस्लिम साइंटिस्ट में हमने जाबिर बिन हयान को जो है वो फादर ऑफ अल्केमी के नाम से जाना, यानी कि या फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से हम उनको जानते हैं, जाबिर बिन हयान को। इसी तरह से मॉडर्न केमिस्ट्री में रॉबर्ट बॉयल का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रॉबर्ट बॉयल को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तो एलिमेंट की डेफिनेशन मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से पेश की। इसके अलावा उन्होंने फर्स्ट टाइम एज अ केमिस्ट गैस को आइसोलेट और कलेक्ट किया, किसी भी गैस को। इसके अलावा उन्होंने रॉबर्ट बॉयल्स ने गैस लॉ प्रोड्यूस किए, जिनको गैस लॉ के ही नाम से, बॉयल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रॉबर्ट बॉयल ने एयर को ऑब्ज़र्व किया और उसके नतीजे में उन्होंने शो किया कि कंबस्टन का प्रोसेस जो है सिर्फ एयर के 1 पार्ट में यानी कि ऑक्सीजन में मौजूद होता है, लिहाजा ऑक्सीजन नेसेसरी है ब्रीथिंग के लिए और कंबस्टन के लिए। जे ब्लेक ने कार्बन डाइऑक्साइड को स्टडी किया। जे प्रेसले ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, सल्फ़र डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को डिस्कवर किया। शेले ने क्लोरीन गैस को डिस्कवर किया। केवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर किया। लेवाइज़र पहला साइंसदान था, फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ऑक्सीजन के हवाले से उसने डिस्कस किया कि एयर का 5th पार्ट जो है वो ऑक्सीजन पे 1/5 पार्ट एयर का ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। केमिकल बैलेंस के हवाले से जो है इसने इम्प्रूवमेंट काम किया। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले तो एटॉमिक थ्योरी पेश की, मैटर की एटॉमिक थ्योरी। इसके अलावा इसने एटॉमिक वेट के हवाले से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। बेrzelius ने केमिकल सिंबल, एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल्स जो है वो पेश किए। फार्मूला, केमिकल इक्वेशन, इनके हवाले से उसने इंफॉर्मेशंस दी। इसके अलावा एटॉमिक मासेस, बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को इसने डिटरमाइन किया। मैंडलीफ का सबसे मोस्ट फेवरेट काम जो है पीरियोडिक टेबल के हवाले से है कि उसने पीरियोडिक टेबल को जो है वो एलिमेंट्स के हवाले से, उनको अरेंज करने के हवाले से पीरियोडिक टेबल पर काम किया। मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की बेस पर हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को बहुत आसानी से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। मैंडलीफ के ही पीरियोडिक टेबल की मदद से हम नए दरियाफ्त होने वाले एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। आर्हेनिस का मोस्ट फेवरेट काम आयोनिक थ्योरी पेश की इन्होंने। फेराडे ने इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, इलेक्ट्रोलाइसिस के हवाले से दो लॉज पेश किए थे, जिन्हें लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी पर काम किया। जे थॉमसन ने रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए जो रेज़ डिस्कवर हो रही थी उन रेज़ पर काम किया। अल्फ़ा और बीटा रेज़, रेडियो एक्टिव रेज़ भी कहा जाता है। इसके अलावा उसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उसकी डिस्कवरेशन थी। रिदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर उसने डिस्कस किया।
नील बॉहर ने एटॉमिक मॉडल जो है एटम के एटॉमिक मॉडल के हवाले से, उसके स्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो डिस्कशन की। फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक आज का यूरोपियन साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक हमारा आज साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। साइंटिफिक अप्रोच, जिसको हम साइंटिफिक मेथड भी कह रहे होते हैं। साइंटिफिक मेथड केमिस्ट्री में मुख्तलिफ स्टेप पर मुश्तमिल है, जिनमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी और फिर साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक मेथड है क्या? साइंटिफिक मेथड दरअसल एक तरीक़ाकार है जिसमें साइंटिस्ट या एनी वन पर्सन ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। उस इंफॉर्मेशन से फिर वो या ऑब्ज़र्वेशन से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और उन इंफॉर्मेशन से फिर वो हाइपोथेसिस पर जाता है। और हाइपोथेसिस जब वो मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट के हाइपोथेसिस आ जाते हैं तो उनको फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर, और एक्सपेरिमेंट के नतीजे में फिर वो रिज़ल्ट लेकर आते हैं और उस रिज़ल्ट को जो है फिर वो एक साइंटिफिक थ्योरी का नाम दिया जाता है, साइंटिफिक लॉ का नाम दिया जाता है। ये पूरे एक स्टेप बाय स्टेप जो है ये साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक मेथड है। ऑब्ज़र्वेशन, साइंटिफिक मेथड का फर्स्ट स्टेप ऑब्ज़र्वेशन है। ऑब्ज़र्वेशन किसी भी फ़र्द की मुशाहिदा करने की सलाहियत है कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखकर उनका बग़ौर मुशाहिदा कर रहा है और उसके बाद उन हक़ाइक़ को जो है वो एक स्टेप पर, एक मंजिल पर पहुंचा रहा है, मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशंस हासिल कर रहा है। उसके बाद अगला स्टेप जो है इसका हाइपोथेसिस मफरूज़ा। जब कोई साइंटिस्ट ऑब्ज़र्वेशन के नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की मुशाहिदात को जमा करता है, उसके बाद उनके ऊपर फिर वो गौर व फ़िक्र कर रहा है। उनमें से कुछ मालूमात को, कुछ इंफॉर्मेशन को वो सिलेक्ट कर रहा है, कुछ को जो वो रिमूव कर रहा है और उसके बाद जो वो एक नतीजा, एक रिज़ल्ट निकाल रहा है काटने छाँटने के बाद, उसको कहा जाता है मफरूज़ा हाइपोथेसिस। नेक्स्ट स्टेप इसका थ्योरी। अब थ्योरी या नज़रिया कहाँ से? वो जो हाइपोथेसिस किसी साइंटिस्ट ने निकाला, मफरूज़ा उसने अपने इंफॉर्मेशन के ज़रिए निकाल लिया, उसके बाद मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट के साथ मिलकर डिस्कशन, हर एक के मफरूज़े हाइपोथेसिस के ऊपर डिस्कशन होती है और इस डिस्कशन के नतीजे में कोई एक हतमी रिज़ल्ट को जो है वो निकाला जाता है। एक हतमी इंफॉर्मेशन के ऊपर बात की जाती है, डिस्कशन होती है, जिसको अप्रूवल मिलती है तो उसको जो है फिर वो साइंटिफिक थ्योरी, नज़रिया का नाम दिया जाता है। जब एक मुख्तलिफ अगला स्टेप जो है इसका फिर साइंटिफिक लॉ का आता है। जब हमने एक थ्योरी को, किसी साइंटिस्ट ने एक थ्योरी को बना लिया इंफॉर्मेशन के नतीजे में हाइपोथेसिस के साथ, और उसके बाद जब उसने एक थ्योरी को पेश कर लिया तो उस थ्योरी के ऊपर फिर मज़ीद आगे काम होता है और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद जो एक लास्ट रिज़ल्ट, कंक्लूजन निकलती है, उस रिज़ल्ट को, उस कंक्लूजन को जो है फिर साइंटिफिक लॉ का नाम दिया जाता है और ये एक हतमी इंफॉर्मेशन होती है, इसको चेंज नहीं किया जाता। यहाँ तक का ये साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक मेथड था। सबसे पहला स्टेप ऑब्ज़र्वेशन, मुशाहिदा। नेक्स्ट उसके बाद हाइपोथेसिस, मफरूज़ा। हाइपोथेसिस के बाद थ्योरी, नज़रिया और लास्ट में फिर साइंटिफिक लॉ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री भी कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट लेंगे। जब तक के लिए